आखिरी। अब सुनना, मार्केट नाम का चैप्टर था, उसमें चार अलग अलग मार्केट था, पर सौभाग्यवश तुम लोग को पता चल पाया कि परफेक्ट कंपटीशन के बाद वो तीनों हटा दिया सीबीएसई के सिलेबस से। तो ठीक, तो पढ़ना केवल इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन है। डायरेक्ट हम स्विच कर रहे हैं अगले चैप्टर पे, जो आखिरी चैप्टर है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पर इसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पुराना चीज समझना पड़ेगा। और वो पुराना चीज क्या है? एक चैप्टर था डिमांड और एक सब चैप्टर था सप्लाई। ठीक, उस दोनों चैप्टर में जो ग्राफ बनता था, उस ग्राफ को जब तक नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 15-16 अलग अलग ग्राफ है, और उस 15-16 अलग अलग ग्राफ को समझने के लिए डिमांड और सप्लाई का वो ओरिजिनल वाला जो ग्राफ है वो समझना जरूरी है। तो इसीलिए आज के क्लास में पहले डिमांड और सप्लाई का वो चारों केस, प्राइस के कारण अदर देन प्राइस, सप्लाई का प्राइस के कारण अदर देन प्राइस, वो समझा रहे हैं, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई यूज नहीं। तो अ, दो फैक्टर है, एक का नाम है डिमांड और एक का नाम है सप्लाई। ठीक, डिमांड और सप्लाई जो है ना, मार्केट का एक टूल है। मार्केट का टूल का मतलब किसी भी मार्केट में जो प्राइस तय होता है, जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, वो कैसे तय होता है? इसी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो दाम तय होता है वो कैसे तय होता है? ऑटोमेटिक। डिमांड वाले चैप्टर में हम लोग एक चीज देखे थे कि डिमांड दो कारण से बढ़ घट सकता है, एक ड्यू टू प्राइस और एक फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब डिमांड खुद के प्राइस के कारण भी घट बढ़ सकता है, और अदर देन प्राइस जो कारण है उसके कारण भी घट बढ़ सकता है। डिमांड में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, ये एक पॉइंट पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? वो सारा का सारा कारण जो तुम्हारे डिमांड पे अपना क्या दिखा जाए, असर, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही यहाँ पे हम लोग को समझना है। प्राइस में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे वो था पीएक्स, और पीएक्स के अलावा और जितना भी फैक्टर था वो सारा का सारा किस में फॉल करता था? अदर देन प्राइस। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पीआर, इनकम वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी, ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, ये सब अलग अलग था फैक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिस जिस जो किस में आता है? अदर देन प्राइस। मतलब क्या हो गया? सिंपल ऐसे समझो कि अगर डिमांड अपने खुद के प्राइस के कारण घटे बढ़े तो वो हो जाएगा ड्यू टू प्राइस। कोई और फैक्टर के कारण घटे बढ़े तो वो चला जाएगा किस में? अदर देन प्राइस। जैसे मान लो कोई चीज का दाम आज 10 रुपया, उसका दाम घट के 8 रुपया हो गया, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, और अगर प्राइस बढ़ गया होता तो डिमांड क्या हो जाता? घट जा। यहाँ जो डिमांड पे असर किया वो क्या किया? प्राइस। ठीक, पर अगर मान लो कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया जिसके कारण से डिमांड बढ़ा, तो बताओ प्राइस वाले में फॉल करेगा कि अदर देन प्राइस? अदर देन प्राइस। मान लो कोई ऐसा ड्रेस है जिसका मार्केट में आजकल ट्रेंड में उछल रहा, अनारकली ड्रेस। ठीक, ठीक, हाँ, हमको थोड़ा अनारकली ड्रेस वो ट्रेंड में चल रहा। अब उसका प्राइस घटे बढ़े उससे मतलब नहीं, चूंकि वो ट्रेंड में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन में चल रहा, तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा किस में? अदर देन प्राइस। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अब शुरुआत कर रहे हैं किस में? जब डिमांड चेंज करे ड्यू टू प्राइस। यहां तक समझ में आया? जब डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंज करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब अदर देन प्राइस के कारण डिमांड में कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ये सब वर्ड घातक है, ये वर्ड तुमको समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझोगे डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा।
तो जब प्राइस के कारण डिमांड घटेगा बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब अदर देन प्राइस के कारण डिमांड घटेगा बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो केस एराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट एलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट एलोंग द सेम डिमांड कर्व। और अदर देन प्राइस में जो डिमांड घटता बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी ग्राफ बना के इसका दिखाएंगे, समझ में आएगा। मतलब जब प्राइस के कारण डिमांड घटेगा बढ़ेगा तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड कर्व जो है एक ही डिमांड कर्व के सहारे मूव करेगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, इसमें डिमांड कर्व ही बदल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हमारे पास दो कंडीशन एराइज हो सकता है। एक, अब जो है इसका ना हम मार्किंग कर देते हैं तो इससे समझ में, जैसे अभी तो हम प्राइस ना लिखे थे तो ये प्राइस ओरिजिनल में अगर मान लो एग्जाम में आ जाएगा बनाने तो प्राइस उस टाइम नहीं लिखना, उस टाइम हमको इसका मार्किंग देखना ध्यान से। पहले हम लोग यहाँ थे P और क्वांटिटी क्या था Q। उसके बाद हम लोग ऊपर गए जिसको हम नाम दे देते हैं P1, और P1 के कारण जो क्वांटिटी घटा उसको नाम दे देते हैं Q1। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम एक और कंडीशन पे आए, इसको नाम दे देते हैं P2 और इसके क्वांटिटी को क्या बोल देते हैं, Q2। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब यहां जो ये पहला पॉइंट था उसको नाम दे देते हैं A, इधर वाले को B और इधर वाले को C। यहां तक समझ में आ रहा है। अब तीन अलग अलग केस हुआ है और तीनों केस में प्राइस और क्वांटिटी में चेंज हुआ है। इधर हम लिख रहे हैं प्राइस और इधर लिख रहे हैं क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पे थे। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल कंडीशन, और इक्विलिब्रियम पे प्राइस मेरा क्या था ओपी और क्वांटिटी क्या था ओक्यू। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। मतलब ओपी मेरा प्राइस था यहां से यहां और ओक्यू मेरा क्वांटिटी था यहां से यहां। अब दो कंडीशन हम लोग यहां पर है। पहला एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो भी बोलो। क्या एक्सटेंशन वाले केस में हम बोल सकते हैं कि मेरा एक्सटेंशन कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं OP2 से प्राइस घट के, ये सॉरी OP से प्राइस घट के OP2 पे आया, बोलो हाँ या ना। पहले जो प्राइस यहां तक था वो घट के कहां तक आया, यहां तक। तो क्या बोल सकते हैं प्राइस मेरा OP से डिक्रीज होके कहां गया OP2 पे, बोलो हाँ या ना। और इस कारण मेरा जो क्वांटिटी है वो बढ़ा। क्वांटिटी पहले मेरा कितना था OQ, जो कि इंक्रीज होके कहां चला गया OQ2 पे, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा। ठीक उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्शन का बात करें, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में क्या हुआ, मेरा जो OP प्राइस था वो बढ़ गया और बढ़ के कहां चला गया OP1 पे, और इसके कारण मेरा जो OQ क्वांटिटी था वो घट के कहां चला गया OQ1 पे, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा। और क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो क्या इसको बोल सकते हैं, अगर एक्सटेंशन हुआ तो इसको हम एक्सटेंशन को क्या ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग A से C पॉइंट पे चले गए, A से C पे गए। अच्छा इसको ना एक मिनट को हम थोड़ा इधर खिसकाने का कोशिश करते हैं। वाह, तो हो गया। थैंक यू थैंक यू। कुछ ठीक। एक्सटेंशन के लिए क्या हम ये बोल सकते हैं, कहाँ यहां थे, यहां से नीचे आए तो क्या A से C पे गए, बोलो हाँ या ना। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर A पर पुनः गए वापस तो A से कहां
चले गए बी पे, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहा? ये पूरा फोटो इसलिए समझना जरूरी है कि उधर जो 15-16 ग्राफ है सब में यही काम है, प्राइस के कारण कब बढ़ा, अदर देन प्राइस के कारण कब बढ़ा। नहीं समझ में आ रहा? ये जो कारण था वो क्या था, ड्यू टू प्राइस की अदर देन प्राइस, ड्यू टू प्राइस। और ड्यू टू प्राइस में ही क्या होता है, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। नहीं समझ में आ रहा? छापो पहले इसको, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कौन सा वाला पढ़े थे, डिमांड में जब चेंज हो रहा है क्या, ड्यू टू प्राइस। अब डिमांड में चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक, अच्छा अदर देन प्राइस में बताओ क्या प्राइस में कोई बदलाव होगा? अच्छा ध्यान देना, एक बड़ा मजेदार चीज है, ये लॉ ऑफ डिमांड करके एक लॉ है ना हम लोग के पास। लॉ ऑफ डिमांड बाय डिफॉल्ट हमेशा डिमांड का किसके साथ रिलेशनशिप पढ़ने बोलता है, प्राइस के। डिमांड अदर देन प्राइस भी घट बढ़ सकता है, ठीक, लेकिन उसको लॉ ऑफ डिमांड कंसीडर नहीं करता, पहला चीज। दूसरा चीज, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है ना, सिट्रिस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग डिमांड को प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर होगा सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। समझ में आ रहा? मतलब अगर एग्जांपल हम देते हैं, मान लो प्राइस, इनकम और डिमांड, अगर 10 रुपया प्राइस, 1000 रुपया इनकम, 100 रुपया डिमांड, 100 यूनिट डिमांड। जब प्राइस घटा, मान लो 10 से घट के 8 हुआ, उस टाइम भी हम इसको क्या मानेंगे, हमेशा कांस्टेंट। मतलब इनकम, प्राइस तो घटा लेकिन इनकम मेरा क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तब मेरा ये डिमांड बढ़ के कितना होगा, 120। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसका मतलब अगर मान लो जैसे प्राइस घटा और उसी टाइम हम इनकम भी घटा के 800 कर देंगे, तो बताओ इस घटे हुए प्राइस का हम फायदा ले पाएंगे? नहीं, तब वहां लॉ ऑफ डिमांड मेरा काम नहीं करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसका मतलब कोई भी फैक्टर जो डिमांड पे अपना असर दिखा चुका है या दिखा सकता है, अगर उसको हम डिमांड के साथ पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा जितना भी फैक्टर है सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। जैसे इसी केस में अगर हम मान लो इनकम के साथ अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं डिमांड को, तो अगर इनकम मान लो 1200 हो गया बढ़ के, तो अदर देन प्राइस के कारण इनकम बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा 120। लेकिन उस केस में तब प्राइस को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। मतलब कोई एक ही फैक्टर चेंज होगा, उसके अलावा जितना भी फैक्टर है जो डिमांड पे अपना असर दिखा सकता है उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अगर इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इनकम के अलावा जितना भी फैक्टर है, प्राइस, फैशन, टेस्ट, वाईडी, एक्सपेक्टेशन, सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और अगर प्राइस के साथ कर रहे हैं तो जितना भी है रिलेटेड गुड्स, ये सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ रहा? अब आ जाओ इस टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, डिमांड चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। अब जब अदर देन प्राइस का सीन हम लोग के पास दिया हुआ है तो बताओ प्राइस का तो कोई रोल नहीं होगा, ठीक, तो हम एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना रहे हैं। पी ओ क्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वाई, एक्स। हो गया, यहां तक सही है? अब जब नाम ही है अदर देन प्राइस, इसका मतलब मेरा डिमांड बढ़ रहा। जैसे मान लो हम यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां रुको एक चीज, हम यहां एक छोटा सा ना एग्जांपल ले रहे हैं, प्राइस, इनकम और डिमांड। जब फैक्टर अदर देन प्राइस है तो मान लो 10 रुपया में 1000 रुपया इनकम और 100 यूनिट डिमांड था। अब अदर देन प्राइस है तो प्राइस तो क्या रहा होगा, कांस्टेंट। हम मान लो इनकम बढ़ा रहे हैं, 1300 रुपया की है, जिसके कारण मेरा डिमांड 130 यूनिट हो गया। अब बताओ इस केस में क्या प्राइस घट रहा है, नहीं। इसका मतलब जो प्राइस 10 रुपया था इसी पे हम पहले कितना यूनिट खरीद रहे थे, 100। अब इसी प्राइस पे
हम एक नया यूनिट खरीद रहे हैं, कितना, 130। तो बताओ मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा कि नहीं? ठीक, तो क्या इसको Q1 बोल सकते? बोलो हाँ या ना। अब मान लो दूसरे केस में मेरा इनकम घट गया, प्राइस तब भी कांस्टेंट, इनकम घट के हो गया 800, डिमांड हो गया 80 यूनिट। क्या इस केस में भी बताओ मेरा प्राइस में कोई रोल चेंज आ रहा है? नहीं। तो इस केस में भी मेरा एक नया, एक मिनट, मेरा एक नया क्वांटिटी एराइज हो गया जिसको हम यहां नाम दे रहे हैं क्या, Q2। ठीक, अब अगर हम यहां पे इसका डिमांड कर्व बनाना चाहें तो ओरिजिनल डिमांड कर्व मेरा ये था, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, DD। उसके बाद एक नया डिमांड कर्व मेरा बना, किस नाम से, ये देखो, एक ये, और एक तीसरा डिमांड कर्व हम इस कलर से बना दे रहे। ओ, हो गया। हम पहले वाले का नाम दे देते हैं क्या, DD। उसके बाद वाले का नाम दे देते हैं D1, और उसके बाद वाले का नाम दे देते हैं D2। हो गया। अब हमको एक बार बताओ, यहाँ पे डिमांड कर्व एक ही बना कि अलग अलग बना? अलग अलग। तो क्या बोलेंगे, एक ही डिमांड कर्व बढ़ने के केस में राइट वार्ड शिफ्ट हो गया, यहां से इधर राइट वार्ड, और जब घटा तो लेफ्ट वार्ड। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ, ये यहाँ पे इसमें देखो राइट वार्ड लेफ्ट वार्ड लिखा। ठीक, जब राइट वार्ड शिफ्ट हुआ तो उस डिमांड के बढ़ने को क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और जब लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो रहा था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आता? ठीक, चलो उधर। तो प्राइस, चलो सप्लाई भी डिमांड के ही तरह दो कारण से बदल सकता है, ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। समझ में आ रहा? अच्छा, इसमें जो थोड़ा डिटर्मिनेंट्स है ना, ये अलग है एज कंपेयर टू मतलब डिमांड्स। जैसे प्राइस तो दोनों में सेम ही है, अदर देन प्राइस में जैसे उधर पढ़े थे ना, रिलेटेड गुड्स, इन ये इधर होगा क्या, जैसे मान लो किसी सप्लायर का, सप्लायर जब भी बोलेंगे तो सोच किसका रखना है, मैन्युफैक्चरर का या सेलर का। कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तब बताओ सप्लाई बढ़ेगा घटेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने का लागत अगर घट जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? इसका थोड़ा फैक्टर अलग है। तो प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर अदर देन है वो सबको इधर रख रहे हैं। समझ में आ रहा? अब यहां भी सेम वही सप्लाई, ये डिमांड के ही तरह चलेगा, ड्यू टू प्राइस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अब सेम वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा? एक ही सब, जैसे याद है शिफ्ट वाले में नया नया सप्लाई कर्व ही बनता गया, इसमें एक ही सप्लाई कर्व के सहारे या तो ऊपर गए, ये सॉरी डिमांड कर्व के सहारे या तो ऊपर गए थे या तो नीचे गए। तो बताओ शिफ्ट और ये अलोंग द सेम में अंतर समझ में आ रहा? अरे यार यहाँ देखो, है देखो यहाँ, ये मूवमेंट अलोंग द सेम है, इसका मतलब एक ही सप्लाई कर्व DD पे या तो ऊपर गए या तो नीचे गए। लेकिन जब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया तो बताओ एक ही एक ही डिमांड कर्व के सहारे ऊपर गए थे या नीचे। पर यहां देखो एक ही डिमांड कर्व की अलग अलग डिमांड, तो अलग अलग जब डिमांड कर्व बनता है तब उसी को बोलते हैं क्या, शिफ्ट इन डिमांड। समझ में आ रहा? तो सेम वही चीज यहां पे होगा, क्या, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और ये हो जाएगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अब मूवमेंट अलोंग द सेम में भी फिर वही वाला कंडीशन होगा, ठीक, एक्सटेंशन
और कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट वाले में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? पर यहां ना एक बड़ा मजेदार चीज है, नीचे वाला जो है ना अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि यहां चलेगा डिमांड से उल्टा। ठीक है, इसलिए अब पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले इसको लिख लो, तब इसका ग्राफ के बाद नीचे लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अ, अभी ग्राफ बनेगा किसका? चेंज ड्यू टू प्राइस। ओ पी क्यू, और इसको नाम दे देते हैं हम ए। अब हुआ क्या कि प्राइस ना बढ़ गया। ठीक, अब हमको एक बात बताओ, चलो को कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने पे सेलर क्या सोचेगा, बढ़े हुए प्राइस पे ज्यादा बेचे कि कम वाले पे ज्यादा? बढ़े हुए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बोलो हाँ या ना। और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा? बोलो हाँ या ना। कैसे? कैसे? तुम सेलर के हिसाब से सोचो, तुमको 10 रुपया मिलेगा तब बेचेगा कि, हाँ तो सप्लाई में हम क्या बोले, सेलर को सोचना, तुमको 10 मिलेगा तब ज्यादा बेचोगे कि 5 मिलेगा तब? ठीक, अब अगर हम इसका फोटो बनाए तो ऐसे इसका ये थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का बनता है, ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। ठीक, हम इसका नाम दे रहे हैं क्या, एस एस। ठीक, अब यहां पे हम एक पॉइंट दे रहे हैं बी, और यहां पॉइंट दे रहे हैं सी। ठीक, अब हमको एक बात बताओ, जब प्राइस ओपी से बढ़ के ओपी 1 हुआ तो मेरा सप्लाई ओ क्यू 1 हुआ। उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ए से ऊपर गए, और जब मेरा प्राइस घट के ओपी 2 हुआ तो मेरा सप्लाई भी घट के ओ क्यू 2 हो गया। तो ए से हम लोग घट के कहा चले गए, बी। अब यहां देखो डिमांड से उल्टा है। क्यों? क्योंकि डिमांड में जब डिमांड बढ़ा था तो डाउनवर्ड गया था, यहां सप्लाई जब बढ़ रहा है तो अपवर्ड जा रहा। नहीं समझ में आ रहा? हम डिमांड वाला ग्राफ यहां देखो, यहां पे जब मेरा एक्सटेंशन हुआ था तो ओ क्यू से कहां गए थे, ओ क्यू 2 पे। तो इसका मतलब ओ क्यू से ओ क्यू 2 पे गए थे। ठीक, इसका मतलब जब एक्सटेंशन हुआ था तो ए से सी पे न गए थे। देखो एक्सटेंशन में कहा गए थे, ए से सी में, मतलब नीचे आए थे। तो क्या इसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं? लेकिन जब सप्लाई के केस में, जब सप्लाई के केस में मेरा सप्लाई बढ़ा, ठीक, तो हम लोग डाउनवर्ड नहीं गए, कैसे चले गए, अपवर्ड। पर बताओ सप्लाई कर्व चेंज हुआ कि एक ही सप्लाई कर्व? एक ही सप्लाई कर्व एस एस है, उसी में जब सप्लाई बढ़ा तो उसमें अपवर्ड चले गए, और उसी में जब सप्लाई घटा तो डाउनवर्ड चले गए। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि अगर हम वर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बोले, इसका मतलब बात क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व का मतलब एक ही सप्लाई कर्व के सहारे, या तो ऊपर या तो नीचे। अब हमको एक बार बताओ, प्राइस क्वांटिटी, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहां पे था बताओ?
ओपी प्राइस था, ओक्यू क्वांटिटी था। उसके बाद मेरा क्या हो गया, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो भी बोल लो, ठीक। तो हम लोग कहाँ चले गए, प्राइस कहाँ हुआ मेरा, ओ पी वन, और क्वांटिटी कहाँ चला गया, ओ क्यू वन। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं समझ में आ रहा तुम लोग। अच्छा, एक्सटेंशन वाले केस में किस पॉइंट से किस पॉइंट पे गए बताओ तो। इसको हम थोड़ा करीब लिख दे। अरे यार, एक्सटेंशन के केस में क्या बोल सकते हैं, ए से कहाँ गए, सी पे। बोलो हाँ या ना। और उसके बाद आ गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में कहाँ गए, ए से बी पे। और प्राइस मेरा कहाँ चला गया, ओपी से ओपी टू पे, और ये ओ क्यू से ओ क्यू टू पे। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा। चलो बहुत सही जा रहा है। इसमें दोनों लिख देते हैं। ओपी से कहाँ गया, ओपी वन, और ओपी से ओ, सॉरी ओ क्यू से ओ क्यू। ठीक, ये समझ में आ रहा। छापो। चलो बच्चों, अब सप्लाई चेंजेज ड्यू टू अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, समझ में आ रहा। अदर देन प्राइस से बताओ, प्राइस सेम रहेगा या चेंज होगा। नालायक, जब नाम ही है अदर देन प्राइस तो प्राइस कैसे चेंज हो जाएगा, कोई पैत आदमी। साफ लगता चिढ़ाता है, जान के बोलता है। ऋतिक, सन बढ़ के हो गया 1200, और ये प्राइस है सप्लाई वाला, या सेल प्राइस इसको बोल सकते हो। तो 10 रुपया में हम सामान बेचते थे, उस टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था मेरा कितना, 1000। हम कितना यूनिट बेच रहे थे, 100। वो ये वाला कंडीशन है, कौन सा, ओपी और ओक्यू। हुआ क्या, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया, ठीक। 1000 से घट के कितना पहुंच गया, 800। तो हम जो सप्लाई कर रहे थे उससे अब ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे, कितना, 120। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो जो सप्लाई कर रहे थे उससे ज्यादा ये घटा देंगे सप्लाई। हाँ बोलो, बोलो। ठीक। अब हम यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ क्यू वन, इसका सप्लाई कर्व का नाम रख देते हैं एस एस, इसका नाम रख देते हैं टू एस टू, और इसका एस वन एस वन, ठीक। और इसका नाम रख देते हैं क्यू टू। कहाँ, हाँ नहीं नहीं, सप्लाई प्राइस या सेल प्राइस लिखो, ठीक। प्राइस क्वांटिटी। अब सुनना, इक्विलिब्रियम पे कहाँ था बताओ। इक्विलिब्रियम जब था तो मेरा प्राइस था ओपी, और क्वांटिटी कितना था, ओ क्यू। लेकिन जब मेरा, अच्छा एक बार बताओ, इसमें इंक्रीज होगा कि एक्सटेंशन होगा, अदर देन प्राइस। इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज, इंक्रीज वाले केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो प्राइस था वो अभी भी कितना है, ओपी, पर मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो ओ क्यू से इंक्रीज होके कहाँ चला गया, ओ क्यू टू पे, ठीक। और डिक्रीज वाले केस में ये तो ओपी ही रहा, पर ये ओ क्यू से घट के कहाँ चला गया, ओ क्यू वन पे। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा, ठीक। तो ये प्राइस कौन सा है, ये सप्लाई वाला प्राइस। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। चार केस पढ़ लिए, चार केस मतलब दो डिमांड का, दो सप्लाई का। अब बताओ हमको, यहां पे नहीं, यहां पे राइट वार्ड शिफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और लेफ्ट वार्ड को क्या बोलेंगे,